हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ये वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न शामिल किए गए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है आज का हमारा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन मुख्यतः किस माध्यम से किया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, भूकंपीय तरंगों से। पृथ्वी के अंदरूनी भाग को हम सीधे नहीं देख सकते, क्योंकि पृथ्वी की गहराई बहुत अधिक है। इसलिए वैज्ञानिक भूकंप से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब थोड़ा विस्तार से समझे हम, तो जब पृथ्वी के अंदर भूकंप आता है तो वहां से अलग अलग प्रकार की भूकंपीय तरंगें निकलती हैं, और ये तरंगें पृथ्वी के अंदर अलग अलग पदार्थों से होकर गुजरने समय अपनी गति और दिशा बदलती हैं। और इसी बदलाव का अध्ययन करके वैज्ञानिक ये पता लगाते हैं कि पृथ्वी के अंदर कौन सी परत ठोस, तरल या अलग अलग घनत्व वाली है। अब बात करें दोस्तों मुख्य भूकंपीय तरंगों की, जैसे पी तरंगें ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं। एस तरंगें केवल ठोस माध्यम से गुजरती हैं और एल तरंगें मुख्यतः पृथ्वी की सतह पर चलती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, भूपर्पटी। दोस्तों भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत है, और यही वह परत है जिस पर हम रहते हैं और जहां महाद्वीप तथा महासागर स्थित हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्यतः 3 प्रमुख भागों में बांटा जाता है, भूपर्पटी, मेटल और क्रोड। भूपर्पटी सबसे बाहरी और सबसे पहली परत ठोस परत है, और मेटल भूपर्पटी के नीचे स्थित बहुत मोटी परत है, और क्रोड पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग जिसे बाहकोड और आंतरिक क्रोड में बांटा जाता है। भूपर्पटी 2 प्रमुख प्रकार की होती है। पहले महाद्वीपीय भूपर्पटी अपेक्षाकृत मोटी, और दूसरी महासागरीय भूपर्पटी अपेक्षाकृत पतली और अधिक घनी। पृथ्वी की सबसे मोटी आंतरिक परत कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, मेटल। मेटल पृथ्वी की सबसे मोटी आंतरिक परत है। यह भूपर्पटी के नीचे और क्रोड के ऊपर स्थित है। पृथ्वी की संरचना को मुख्यतः 3 परतों में बांटा जाता है, भूपर्पटी सबसे बाहरी और सबसे पतली परत, और मेटल लगभग 2900 किलोमीटर मोटी परत जो पृथ्वी के आयतन का सबसे बड़ा भाग बनाती है। क्रोड की अगर हम बात करें, सबसे अंदरूनी भाग जिसमें वाहक क्रोड और आंतरिक क्रोड शामिल हैं। मेटल में मुख्यतः सिलिकेट खनिज, विशेषकर मैग्नीशियम और लोहे से युक्त पदार्थ पाए जाते हैं, और मेटल का ऊपरी भाग प्लेट विवर्तनकीय और की प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत कौन सी है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, आंतरिक कोड। आंतरिक क्रोड पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत है। यह पृथ्वी के केंद्र में स्थित है, और आंतरिक क्रोड में मुख्यतः लोहा और निकेल पाए जाते हैं। यहाँ तापमान अत्यधिक होने के बावजूद बहुत कठिन दबाव के कारण पदार्थ ठोस अवस्था में रहता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सामान्यतः कितनी प्रमुख परतों में बांटा जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 3 परतों में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सामान्यतः 3 प्रमुख परतों में बांटा जाता है, भूपर्पटी, मेटल और क्रोड।
जो कि अभी बताया था कि भूपर्पटी सबसे बाहरी परत होती है, मेटल सबसे मोटी परत है और क्रोड सबसे अंदरूनी परत होती है। और ध्यान रखें, क्रोड को आगे वाहक क्रोड और आंतरिक क्रोड में बांटा जाता है। इसलिए विस्तार से देखने पर चार भाग दिखाई देते हैं, लेकिन प्रमुख परतें तीन ही हैं। पृथ्वी की तीन प्रमुख परतों का सही क्रम कौन सा है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, भूपर्पटी, मेटल और क्रोड। महाद्वीपीय भूपर्पटी की औसत मोटाई लगभग कितनी मानी जाती है? तो इसकी मोटाई मानी जाती है दोस्तों ऑप्शन सी, 35 किलोमीटर। महाद्वीपीय भूपर्पटी की औसत मोटाई लगभग 50-35 किलोमीटर मानी जाती है। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में इसकी मोटाई अलग हो सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों के नीचे ये काफी अधिक हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, महासागरीय भूपर्पटी की औसत मोटाई लगभग कितनी होती है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, 5 से 10 किलोमीटर। महासागरीय भूपर्पटी की औसत मोटाई लगभग 5 से 10 किलोमीटर मानी जाती है। यह महाद्वीपीय भूपर्पटी की तुलना में काफी पतली होती है। अगर हम आसान भाषा में समझें तो पृथ्वी की भूपर्पटी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहले महाद्वीपीय भूपर्पटी लगभग 35 किलोमीटर मोटी और दूसरी होती है महासागरीय भूपर्पटी, लगभग 5 से 10 किलोमीटर मोटी होती है। महासागरीय भूपर्पटी मुख्यतः बेसाल्ट जैसे घने आग्नेय चट्टानों से बनी होती है और समुद्रों के नीचे पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाद्वीपीय भूपर्पटी की तुलना में महासागरीय भूपर्पटी कैसी होती है? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, पतली और अधिक घनी। महासागरीय भूपर्पटी महाद्वीपीय भूपर्पटी की तुलना में पतली और अधिक घनी होती है। मुख्य अंतर देखें तो महाद्वीपीय भूपर्पटी मोटी लेकिन अपेक्षाकृत कम घनी और महासागरीय भूपर्पटी पतली लेकिन अधिक घनी होती है। महासागरीय भूपर्पटी मुख्यतः बेसाल्ट जैसी घनी चट्टानों से बनी होती है और इसी अधिक घनत्व के कारण प्लेट विवर्तन की में महासागरीय प्लेटें अक्सर सबडकशन के दौरान नीचे धंसती हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, लोहा या एल्यूमिनियम? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। दोस्तों, पृथ्वी की भूपर्पटी में मात्रा में आधार पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है और भूपर्पटी में ऑक्सीजन अकेले गैस के रूप में नहीं बल्कि मुख्यतः ऑक्साइड और सिलिकेट खनिजों के रूप में पाई जाती है। इसके बाद प्रमुख तत्वों में सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा आते हैं और भूपर्पटी के प्रमुख तत्व मात्रा के आधार पर लगभग ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 28% और एल्यूमिनियम 8%, लोहा 5%। इसलिए भूपर्पटी की चट्टानों में ऑक्सीजन और सिलिकॉन का विशेष महत्व है। यही दोनों मिलकर अनेक सिलिकेट खनिजों का निर्माण करते हैं। भूपर्पटी में ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, सिलिकॉन। भूपर्पटी में ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। लगभग मात्रा की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन 46% और सिलिकॉन 28%। ऑक्सीजन और सिलिकॉन मिलकर सिलिकेट खनिजों का निर्माण करते हैं जो भूपर्पटी की चट्टानों का प्रमुख हिस्सा हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सियाल शब्द मुख्यतः किन तत्वों से बना है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। साइमा शब्द मुख्यतः किन तत्वों को दर्शाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। साइमा शब्द सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम से बना है
और पुरानी भूवैज्ञानिक अवधारणा में इसका प्रयोग मुख्यतः महासागरीय भूपर्पटी या भूपर्पटी के अधिक घने बेसाल्टिक भाग के लिए किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, निफे शब्द किन तत्वों से संबंधित है? तो राइट आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन ए, निकेल और लोहा से। पृथ्वी के क्रोड में मुख्यतः किन तत्वों की प्रधानता मानी जाती है? राइट आंसर है लोहा और निकेल की। भूपर्पटी और मेंटल के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है दोस्तों मोहो असातत्य। मोहो असातत्य पृथ्वी की भूपर्पटी और मेटल के बीच की सीमा है। यहाँ भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक परिवर्तन देखा जाता है। मोहो असातत्य का पूरा नाम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, एंडीजा मोहोरोविसिक से। मोहो असातत्य का नाम क्रोएशियाई वैज्ञानिक एंडीजा मोहोरोविसिक के नाम पर रखा गया है। उन्होंने भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से भूपर्पटी और मेटल के बीच इस सीमा के अस्तित्व का संकेत दिया था। मेटल और बाह्य कोड के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, गुटेनबर्ग असातत्य। बाह्य कोड और आंतरिक कोड के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा लेहमैन असातत्य के नाम से। पृथ्वी का बाह्य कोड किस अवस्था में माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों द्रव में। पृथ्वी का बाह्य क्रोड मुख्यतः द्रव अवस्था में माना जाता है। इसमें मुख्यतः लोहा और निकेल पाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखें तो भूकंपीय एस तरंगें बाह्य क्रोड से होकर नहीं गुजरती, जिससे इसके द्रव होने का मजबूत प्रमाण मिलता है। इसके विपरीत आंतरिक क्रोड ठोस माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक क्रोड किस अवस्था में माना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठोस। पृथ्वी की आंतरिक क्रोड मुख्यतः ठोस अवस्था में माना जाता है। इसमें प्रमुख रूप से लोहा और निकेल पाए जाते हैं। मुख्य कारण है आंतरिक क्रोड में तापमान बहुत अधिक है, लेकिन वहां अत्यधिक दबाव होने के कारण लोहा निकेल ठोस अवस्था में बने रहते हैं। एस तरंगें किस माध्यम से नहीं गुजर सकती हैं? राइट आंसर है दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन बी, द्रव से। एस तरंगें केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती हैं। ये द्रव और गैस से नहीं गुजर सकती, क्योंकि एस तरंगों में कणों का कंपन तरंग के प्रसार की दिशा के लंबवत होता है और इसके लिए माध्यम में कतरनी प्रतिरोध आवश्यक होता है। इसी कारण एस तरंगें पृथ्वी के द्रव बाह्य क्रोड से होकर नहीं गुजरती। इससे बाह्य क्रोड से द्रव होने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पी तरंगों की प्रमुख विशेषता क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ठोस और द्रव दोनों में चल सकती हैं। पी तरंगें भूकंपीय तरंगों की एक प्रमुख प्रकार है। ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती हैं। मुख्य विशेषताएं हैं, ये अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। माध्यम के कण तरंग के प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं। ये एस तरंगों से अधिक तेज होती हैं और पृथ्वी के ठोस, मेटल और द्रव वाहक क्रोड दोनों से गुजर सकती हैं। भूकंपीय तरंगों में सबसे तेज गति किसकी होती है? एस तरंग की, पी तरंग की, सतही तरंग की या फिर लव तरंग की? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पी तरंग। पी तरंग भूकंपीय तरंगों में सबसे तेज गति से चलती हैं और इसी कारण इसे प्राथमिक तरंग कहा जाता है और यह भूकंप के बाद सबसे पहले भूकंप मापी यंत्र तक पहुंचती हैं। पी तरंग सबसे तेज ठोस, द्रव, गैस में चल सकती हैं। एस तरंग पी तरंग से धीमी केवल ठोस में चल सकती हैं
और सतही तरंगें सामान्यतः सबसे धीमी लेकिन सतह पर अधिक विनाशकारी प्रभाव डाल सकती हैं। भूकंप के समय सबसे अधिक विनाशकारी सामान्यतः कौन सी तरंगें होती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सतही तरंगें। पृथ्वी के भीतर गहराई बढ़ने के साथ सामान्यतः तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बढ़ता है। पृथ्वी के भीतर गहराई बढ़ने के साथ सामान्यतः तापमान बढ़ता जाता है। इसे भूतापीय प्रवणता कहा जाता है। और मुख्य बात यह है कि पृथ्वी की ऊपरी परतों में औसतन लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से तापमान बढ़ने का सामान्य अनुमान दिया जाता है। हालांकि यह दर हर जगह समान नहीं होती है। पृथ्वी के भीतर गहराई बढ़ने के साथ सामान्यतः दबाव कैसा होता है? घटता है, बढ़ता है, समान रहता है या फिर अनियमित रूप से समाप्त हो जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बढ़ता है। पृथ्वी के भीतर गहराई बढ़ने के साथ सामान्यतः दबाव बढ़ता जाता है क्योंकि ऊपर स्थित चट्टानों और पदार्थों का भार नीचे की परतों पर अधिक दबाव डालता है और इसी अत्यधिक दबाव के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में पदार्थों की अवस्था और उनके भौतिक गुणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का प्रत्यक्ष साधन कौन सा है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, गहरी खदानों और ड्रिलिंग से प्राप्त सामग्री। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का प्रत्यक्ष साधन वो है जिसमें वह पृथ्वी के अंदर से वास्तविक पदार्थ प्राप्त किया जाता है। गहरी खदानों और ड्रिलिंग से निकली चट्टानों और अन्य सामग्रियों का अध्ययन करने के वैज्ञानिक पृथ्वी की ऊपरी आंतरिक परतों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के अंदरूनी भाग की जानकारी प्राप्त करने का अप्रत्यक्ष साधन कौन सा है? राइट आंसर है भूकंपीय तरंगें। पृथ्वी के अंदरूनी भाग की जानकारी प्राप्त करने का प्रमुख अप्रत्यक्ष साधन भूकंपीय तरंगों का अध्ययन है और भूकंप के दौरान उत्पन्न पी तरंगों और एस तरंगों की गति, दिशा और उनके व्यवहार में होने वाले बदलावों का अध्ययन करके वैज्ञानिक पृथ्वी की अंदरूनी परतों, भूपर्पटीय मेटल और क्रोट की संरचना का अनुमान लगाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एस्थेनोस्फीयर किस मंडल के नीचे स्थित एक अपेक्षाकृत कमजोर या प्लास्टिक परत है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, स्थल मंडल। दोस्तों एस्थेनोस्फीयर स्थल मंडल के नीचे स्थित पृथ्वी के ऊपरी मेटल का अपेक्षाकृत कमजोर और प्लास्टिक या लचीला भाग है। इसी के ऊपर स्थल मंडलीय प्लेटें अपेक्षाकृत कठोर अवस्था में गति करती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।